पिछली दफ़ा बच्चों हमने स्मॉल ओपन इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये कि फिजिकल पॉलिसी डोमेस्टिकली एंड फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड किस तरह से इफेक्ट कर सकती है स्मॉल ओपन इकोनॉमी को, और हमने यहाँ एक्सचेंज रेट पे छोड़ दिया था। पिछला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो या आपने घर जाके देखा हो कोई बात, अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं इसलिए मैं प्रॉपरली शुरू नहीं कर रही, बार बार उनका ऐड करना पड़ रहा। तो स्मॉल ओपन इकोनॉमी के assumptions का पर्पस जो उनसे वो क्या था कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी कैन नॉट इफेक्ट द इंटरनेशनल exchange rate, sorry, interest rate, and interest rate will be determined for it by word, and it will take the interest rate as given, and its investment will be responding to that interest rate. It would be a negative function of that interest rate. Now we will study the nominal exchange rate. The nominal exchange rate is the relative price of domestic currency in terms of foreign currency. डोमेस्टिक करेंसी अगर आपकी रुपया है तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसमें डोमेस्टिक करेंसी डॉलर को लिया हुआ है तो एक्सचेंज रेट मीन ये कि डॉलर की क्या प्राइस है येन में, या हम पाकिस्तानी रुपीस ले लें तो उनके लिए द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर विल बी प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस 150 as we know it is going these days. The nominal exchange rate is the relative price of the currencies of two countries. Basically, the exchange rate between two countries is the price at which residents of these countries trade with each other. Exchange rate is normally more important when we trade with the other countries. First, we will start from the nominal exchange rate. How it is determined? Here it is given. You can see on the slide that the exchange rate of different currencies, and we can download it from the internet for the Pakistan. आजकल वैसे अगर आप देखें कि जो करेंसीज आपको मतलब एक्सचेंज रेट आप चेक करेंगे तो आपको बहुत हैरानगी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नेट मौजूद है, आप चेक करें कि ईरानी जो करेंसी है उसकी पाकिस्तानी रुपीस में एक पाकिस्तानी रुपए की कितनी ईरानी करेंसी मिल सकती है। वैसे नॉर्मली हम सिर्फ क्योंकि डॉलर के एक्सचेंज रेट से इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रेड के लिए हम वही यूज करते हैं, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी। रियल एक्सचेंज रेट is the relative price of domestic goods in terms of foreign goods. Here the lower Greek letter है, इसका नाम एप्सिलॉन है, ये यूज किया इन्होंने एक्सचेंज रेट को डिटरमिनेट करने के लिए, रियल एक्सचेंज रेट के को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने के लिए। रियल एक्सचेंज रेट रियल लाइफ में भी मतलब हमेशा चले जाते हैं बार्टर सिस्टम पे, जब चीज़ों की प्राइस चीज़ों से मैयर की जाती थी। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये है कि आप एक करेंसी जो सी उसको इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको कितने यूनिट्स उसके चाहिए। लेकिन रियल एक्सचेंज रेट जो सा वो ये है कि आपकी गुड्स की रिलेटिव प्राइस डिफरेंट कंट्रीज में क्या है। आपकी बुक पे एग्जांपल डिफरेंट है, जो स्लाइड्स में थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। इसका फार्मूला जो है वो ये है कि रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय द फॉरेन प्राइस लेवल, येन पर यूनिट जापानीज गुड एंड पर यूनिट यूएसए गुड। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, बल्कि हम बुक से देख ही लेते हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। ये बुक अगर किसी बच्चे को बुक नजर नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बताएंगे, और अगर आपको नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ये हमने पहले एग्जांपल की भी थी। इसमें ये देखें, द रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द टू कंट्रीज। दिस इज द रियल एक्सचेंज रेट टेल अस द रेट एट व्हिच वी कैन ट्रेड द गुड्स फॉर वन कंट्रीज फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्रीज। यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है गाड़ियों की। कार ऐसी चीज है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होती है और यूएसए में भी प्रोड्यूस होती है। उन्होंने कहा कि आप अज्यूम करें कि अमेरिकन कार की प्राइस अमेरिका में $10,000 है, जबकि जापानीज कार की प्राइस जापान में $24,000, मेरे ख्याल से 24 लाख येन है। अब ये क्योंकि ये कंपेयर करना हम चाहते हैं कि कौन सी जो कार है वो एक्सपेंसिव है और कौन सी कार जो है वो चीपर है। तो कंपेयर द प्राइस ऑफ द टू कार्स वी मस्ट कन्वर्ट देम इनटू अ कॉमन करेंसी। कोई भी चीज हो उसकी प्राइस आपके पास डॉलर में भी दी हो, पाकिस्तानी रुपीस में भी, तो आप पहले ये चेक करना चाहेंगे कि आपके पास उन पाकिस्तानी रुपीस के आपको डॉलर कितने मिल सकते हैं, क्या वो चीज़ अफोर्ड करते हैं या नहीं।
इसी तरह इन दोनों गाड़ियों की प्राइस कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्राइस को एक सिंगल जो सी करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आगे साथ इसके लिए एक्सचेंज रेट पता होना ज़रूरी है। इफ़ अ डॉलर इज़ वर्थ 120 जेन, अगर डॉलर की प्राइस 120 जेन हो, देन द अमेरिकन कार प्राइस इन yen is equal to this given amount. Comparing the price of the American car and the price of the Japanese car, we conclude that the American car cost one half as compared to Japanese car. ये इन्होंने किया किस तरह की, जो डॉलर की प्राइस थी ये आपके पास दी हुई है, ये कार की प्राइस है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया कि इस प्राइस के आपके पास कितने येन आ जाएंगे, यानी कि 120 से इसको और इसको मल्टीप्लाई किए। 120 multiplied by price of the car will be equal to the amount of yen which we require, which we need to purchase an American car, and it is 12 lakh about. Yes, it is 12 lakh. 12 lakh yen is the price of American car, while the 24 lakh yen is the price of Japanese car. अब इन दोनों प्राइसेस को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिकन कार की प्राइस आधी है। इस तरह से ये रियल एक्सचेंज रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एक करेंसी गिवन है तो उससे आप दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके उससे कितनी रियल गुड्स खरीद सकते हैं, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज अ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ इसे आप अपोजिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी विच वी नीड टू परचेज अ सिंगल यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ इस बुक में इस तरह से डिसाइड किया हुआ है कि डॉलर की जो भी प्राइस फॉरेन करेंसी में है वो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, और दूसरा जो सा रियल एक्सचेंज रेट है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला आपके पास गिवन है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। इस फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, 120 येन पर डॉलर। आपकी प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स यानी कि अमेरिकन कार की अमेरिका में क्या प्राइस है वो ये दी हुई है। उसके बाद नीचे ये दी हुई है कि जैपनीज कार की येन में क्या प्राइस है, वो है ये 24 लाख। इन सबको अगर आप माइनस प्लस करके जो आप उसमें मल्टीप्लाई करें, जो आप उसमें कटिंग होती है, उसके बाद आप देखें तो आपके पास 1/2 बचेगा, जिसको आप 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 रियल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि 1 जैपनीज कार इज इक्वल टू 2 अमेरिकन कार्स। Real exchange rate is shown by this E, and the nominal exchange rate given by E in English multiplied by the ratio of the price level P divided by P's tariff, where P's tariff is foreign price level, while nominal exchange rate price of domestic currency in terms of foreign currency, and simple P is representing the domestic price level of any given commodity. If the real exchange rate high, foreign goods are relatively cheap and domestic goods are relatively expensive. रियल एक्सचेंज रेट जिस तरह से इनको इन्होंने मैयर किया है, आप इसमें उन्होंने यूं है कि आपको कि पहले आपने कभी भी ये जज करना हो कि रियल एक्सचेंज रेट आपकी गुड्स की प्राइस को किस तरह से इफेक्ट करता है, तो आपने सबसे पहले माइंड में ये करना है कि फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए आपको डॉलर्स की जरूरत होती है और डोमेस्टिक गुड्स खरीदने के लिए आपको डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत होती है। जो हमारी इंपोर्टेड गुड्स होती हैं वो फॉरेन गुड्स होती हैं। तो वैसे तो हम जब मार्केट में जाते हैं उनको खरीदने के लिए हम डॉलर नहीं लेके जाते, लेकिन जब उन्हें इम्पोर्ट किया जाता है तो उनकी पेमेंट क्योंकि डॉलर में होती है तो हमारी मार्केट में उनकी प्राइस ये होगी कि पाकिस्तानी रुपयों से डॉलर कितने का मिलता है। और अगर डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपए जो उनसे हैं उनके इन टर्म्स ऑफ डॉलर उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो इस सूरत में मतलब क्या है कि आपको 1 रुपए के कम डॉलर मिलेंगे। लेकिन हम इसको अपोजिट कर लेते हैं, जैसा कि इस बुक में दिया गया है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी डॉलर है। आप एज्यूम करें कि आप अमेरिका में रहते हैं, आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो सी है वो डॉलर है। तो इसमें रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट किस तरह से यूज होगा कि आप फॉरेन से गुड इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से, या फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स पाकिस्तान से अमेरिका जाती हैं, तो यहाँ से जो भी चीज़ें अमेरिका में जाएंगी उनको वहाँ पे वो उनकी इंपोर्ट होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी। वो चीज़ें उनको भेजने के लिए हमने उनसे प्राइस किस टर्म में ली होगी, डॉलर में ली होगी। लेकिन यहाँ पे हमने अपनी जो कास्ट चेक करते हैं हम रुपीज़ में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे जब अमेरिकन उनको खरीदेंगे तो डॉलर में पे करेंगे, लेकिन चूंकि $1 150 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट हाई है, तो
उनके लिए ये फॉरेन गुड्स जो सी हैं वो चीपर होंगी, क्योंकि डॉलर जो है वो अप्रिशिएटेड है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उनको पाकिस्तानी गुड्स जो सी हैं चीपर लगेंगी। इसका मतलब ये है कि रियल एक्सचेंज रेट जो है अगर वो हाई होगा, डॉलर जो है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो वो इंपोर्ट्स उनकी बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट्स जो सी है वो कम होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो इफेक्ट करता है किस चीज़ को, आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स ये आप अगर आपको नजर आ रहा हो, नेट एक्सपोर्ट्स इज अ फंक्शन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स जो होती है वो कम होंगी, रियल एक्सचेंज रेट कम होगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। ये जो रिलेशनशिप है रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट्स में इस डायग्राम में दिया गया है। Real exchange rate is taken on y-axis while net exports are presented on horizontal axis. When exchange rate increases, exchange rate बढ़ता चला जाता है, आपकी net exports यानी कम होती जाती है। net exports mean exports minus imports। कम क्यों होती जाती हैं? आपका जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरनर्स को आपकी चीज़ें खरीदने के लिए आपकी करेंसी चाहिए होती है, लेकिन आपकी करेंसी इतनी एक्सपेंसिव है कि उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी चीज़ें उन्हें महंगी लग रही हैं। दूसरी तरफ आपके जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनको इम्पोर्टेड चीज़ें जो सी सस्ती लग रही हैं, तो आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं, और एक्सचेंज रेट या रियल एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से नेट एक्सपोर्ट्स जो सी वो कम हो रही हैं। इस सारे बैकग्राउंड के साथ नाउ वी विल see what are the determinants of real exchange rate. First, the real exchange rate is related to the net exports. When the real exchange rate is low, domestic goods are less expensive relative to the foreign goods and net exports are greater. The trade balance must be equal to net capital outflow. आपने ये चीज याद रखनी है कि net capital outflow होता क्या है, saving minus investment. In an open economy, extra saving जो सी हैं वो net capital outflow बन जाती हैं, हम उन्हें फॉरनर्स को दे देते हैं, they borrow from us, और अगर आपकी सेविंग कम है तो then we have to borrow from them. इन दोनों बातों को मिला के कि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट and net capital outflow is equal to saving minus investment, we draw a diagram which is shown here in figure 5.8. Saving minus investment mean net capital outflow is represented by a vertical straight line, while net exports are a negative function of real exchange rate. अब ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्यों है? सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट मीन ये कि नेट कैपिटल आउटफ्लो, क्योंकि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट्स आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग रियल एक्सचेंज रेट, एंड सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद रियल एक्सचेंज रेट, दे आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट रियल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है। आपकी स्लाइड शो में जो एग्जांपल है वो बर्गर की दी हुई है कि उसकी प्राइस जापानीज येन में अगर 200 हो और उसकी प्राइस जो है डॉलर में $2.50 हो, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे पास दिया हुआ हो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है कि 120 येन डिवाइडेड बाय डॉलर, नंबर ऑफ डॉलर विच वी कैन बाय, या $1 विच वी कैन बाय विद द गिवन अमाउंट ऑफ येन, और वो 120 है। अगर आपके पास यहाँ पाकिस्तानी रुपए होते तो आप 150 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते थे। Now real exchange rate is equal to E nominal exchange rate multiplied by domestic price divided by the foreign price of the Mac burger. 120 आपका nominal exchange rate है, $2.5 प्राइस है इस बर्गर की, 200 येन ये जापानीज प्राइस है, इट इज इक्वल टू 1.5। अब ये रियल एक्सचेंज रेट जो 1.5 है ये क्या शो कर रहा है कि टू बाय अ यूनाइटेड स्टेट बिग मैक समवन फ्रॉम जापान वुड हैव टू पे एन अमाउंट दैट कुड बाय 1.5 जापानीज बिग मैक, कि यूएसए का जो एक बर्गर है उससे आपको जापान में जो बर्गर मिलते हैं उसी कीमत के वो 1.5 बर्गर आपको जापान में मिल जाएंगे। तो हमें रियल एक्सचेंज रेट की जरूरत क्यों होती है? ये जानने के लिए कि इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस क्या है इन दो चीज़ों की, क्योंकि करेंसी की प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स के लिए, प्लस इनके लिए वो लोग जो करेंसी का बिजनेस करते हैं। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट जिससे आप फायदा, लेकिन रियल एक्सचेंज रेट जो सा डिटरमिन करता है कि रिलेटिव परचेजिंग पावर क्या है,
दोनों करेंसीज की। In the real world, we can think of the real exchange rate as the relative price of a basket of domestic goods in terms of basket of foreign goods. अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा तो अगर आपका डोमेस्टिक करेंसी जो सी डॉलर है, आप यूएसए को डोमेस्टिक कंट्री मान रहे हैं क्योंकि ये बुक जो सी अमेरिकन है, इसमें यूएसए को डोमेस्टिक कंट्री एंड यूएसए को डॉलर को डोमेस्टिक करेंसी दिया गया है, तो यूएसए गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स। अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ा है तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स आप चीपर लग रही हैं और आपके डोमेस्टिक यूजर्स को और एक्सपोर्ट्स जो सी हैं फॉरनर्स को एक्सपेंसिव लग रही हैं, उनकी डिमांड कम होगी, इंपोर्ट्स की सप्लाई जो सी है वो बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो कम हो जाएगी। ये दिया हुआ है आपका रियल एक्सचेंज रेट ओवर टाइम एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ब्लू कलर में आपका एक्सपोर्ट्स है, जो आपने देखा है कि आपका एक्सपोर्ट रेट जिन जगहों पे बड़ा एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल 1985 में दिया हुआ है, 2000 के बाद में दिया हुआ है कि जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, चूँकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो सी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो 1985 में भी आप देखेंगे -3 पे आपकी नेट एक्सपोर्ट जा रही है, जबकि 2000 के बाद ये 2005 आप कर लीजिए -5 पे। मीन ये कि रियल एक्सचेंज रेट इफेक्ट कर सकता है कि आपका ट्रेड बैलेंस क्या होगा। नेट एक्सपोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट, हम अभी देख ही चुके हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का ये भी हमने अभी देखा है। ये इसको पहले हमने जो डायग्राम बुक से की है उसमें ये जो आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस था, यहाँ पे ना थोड़ा सा सेंटर में बना दिया क्योंकि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव भी हो जाती है, तो नेगेटिव प्रेजेंट करने के लिए ये वाला पोर्शन यूज किया है। एट दिस एक्सचेंज लेवल ऑफ द एक्सचेंज रेट, जहाँ पे आपकी नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे तो जीरो हो गई है, और अगर इससे भी एक्सचेंज रेट आपका मजीद इंक्रीज करेगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में चली जाएंगी, आपका ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में चले जाएगा। हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड, हमने पढ़ा है कि जहाँ पे पीछे आपकी बुक में डायग्राम भी दी होगी, अभी मैं इसको बुक से भी हम करेंगे कि जहाँ पे आपकी नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट, वो रियल एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन का पॉइंट होगा। आपने अब तक जो हमने देखा है इसमें से बच्चों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लें। Equilibrium exchange rate is determined by the equilibrium of net capital outflow, which is equal to saving minus investment and net exports. अब नेट कैपिटल आउटफ्लो हमने क्या कहा था, अल्टीमेटली किस चीज पे डिपेंड करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे, और सेविंग जो सी है दे आर आल्सो गिवन बाय डोमेस्टिक पॉलिसीज, सेविंग आर गिवन कि आपकी कंजम्पशन कितनी है वो भी आपकी गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमने कहा कि डिटरमिन्स ऑन द रियल एक्सचेंज रेट, तो ये जो स्केड्यूल है सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट का अगर ये आपके पास गिवन हो तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी स्केड्यूल के साथ, वहाँ पे आपका एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा। अगर आपका एक्सचेंज रेट इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स कम होंगी और आपका कैपिटल आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। अगर इसमें से आपने अभी तक जो पढ़ा है कोई क्वेश्चन नहीं पूछना क्योंकि हम ये पहले एक दफ़ा देख चुके हैं, तो हम इसमें से एक दफ़ा ये देख लेंगे कि फिजिकल पॉलिसी डोमेस्टिक फिजिकल पॉलिसी फ्रॉम अब्रॉड किस तरह इफेक्ट करती हैं आपके इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को। फॉर एग्जांपल इन फिगर 5.9 ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे आपकी नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट एक्सपोर्ट्स को वंस अगेन आप याद रखिए कि नेट कैपिटल आउटफ्लो के इक्वल क्यों होना चाहिए, कि नेट कैपिटल आउटफ्लो है क्या चीज़, ये आपकी वो अमाउंट ऑफ सेविंग है जो आप फार्मर्स को दे देते हैं जिनकी मदद से वो आपकी चीज़ें खरीदते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स की एक वो चीज़ें जो आपने बाहर भेजी है कि फार्मर्स उनको खरीद लें। तो इस तरह अमेरिका जितनी भी एक्सपोर्ट्स करता है उतने ही डॉलर उसको दुनिया को देने के लिए उसके पास होने चाहिए, यानी कि सेविंग होनी चाहिए जिनसे बाकी लोग उसकी वो एक्सपोर्ट जो सी उनको परचेज कर सकें। अब अगर किसी वजह से आपकी फिजिकल पॉलिसी चेंज हुई है, आपने टैक्सेस जो से वो डिक्रीज कर दिए हैं या आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज की हैं, तो आपकी डोमेस्टिक या नेशनल सेविंग कम हो जाएगी।
नेशनल सेविंग कम होगी तो आपकी सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअल जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट होगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो कम होने का मतलब क्या है कि आप जो डॉलर सप्लाई कर रहे हैं दुनिया को वो कम हो जाएंगे। जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। डॉलर की प्राइस क्या है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट E1 से बढ़ के E2 पे चला जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ने का नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी गुड्स फॉरेनर्स के लिए अब एक्सपेंसिव है, आपकी एक्सपोर्ट्स को कम खरीदा जाएगा, जिसके नतीजे में क्योंकि उनके पास जो भी पैसे थे उनसे उनको जो डॉलर मिले वो कम थे, कम डॉलर है तो कम आपकी एक्सपोर्ट्स खरीदेंगे और आपकी NX1 से नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट होके ये कम होके NX2 पे चली जाएगी। आपके पास बुक्स हैं तो 6 चैप्टर में 5.10 डायग्राम है, इसको आप देखें। खरीदनी है या हमें नहीं खरीदनी, लेकिन जो भी चीज दी होती है फॉरेन करेंसी में उसमें पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने वो चीज डॉलर में, आपको अगर किसी ने उम्रा किया है तो तजर्बा हुआ होगा कि वहां पे अगर आप कोई भी चीज जब रियाल में परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करते हैं कि रियाल कितने का था, उससे आप कैलकुलेट करते हैं कि पाकिस्तानी रुपये में ये चीज मुझे कितने की पड़ रही है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है मैंने खरीदनी है या नहीं, या इसकी प्राइस क्या है। तो जब प्रैक्टिकली कोई बंदा इस चीज में इन्वॉल्व होता है तो एक काम आप देखिए कि लेमैन भी आज उम्रे पे जाता है तो वो ये कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन ज़ाहिर है ओवरऑल जब हम कंट्रीज के लिए कर रहे होते हैं तो उसमें एक दफ़ा हमें डेफिनेशंस भी याद करनी पड़ती हैं कि एक्सचेंज रेट से हमारी मुराद क्या है, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि हमें चीज़ें महंगी पड़ रही हैं सस्ती। इसको एक नॉर्मली एक्सचेंज रेट को पॉलिसी के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसे चाइना अपना एक्सचेंज रेट पर्पसली लो रखता है, कुछ और कंट्रीज है जैसे जापान अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रखता है। लेकिन और अब हमने कोई भी चीज जब खरीदनी होती है तो ज़रा पहले हम ये देखते हैं कि डॉलर कितने का पड़ेगा। अब सेम गुड्स हैं, आप सम टाइम अगर आपने कभी ऑनलाइन परचेज की हो या कभी कोई एडमिशन चेक की हो तो आपके देखेंगे कि डॉलर में उनकी प्राइस सेम ही होती है, क्या पहले जो फीस $200 थी वो अब भी $200 होगी, लेकिन पहले आपको डॉलर ₹100 का एक मिल रहा था, अब आपको डॉलर ₹150 का एक मिल रहा है। तो आपके लिए क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो आपके लिए वो चीज़ ज़ाहिर है महंगी हो गई है। आपने इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, अदरवाइज हमारा मीटिंग का टाइम जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन खैर इस चैप्टर को मेरा दिल था कि हम आज खत्म कर देते या फिर कल इसको एंड कर लेंगे। बाकी बच्चों आपकी अटेंडेंस जो सी है मैं इधर से नोट तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी एंड पे मुझे आप लोगों ने अटेंडेंस भेजनी है। श्योर मैम, भेज देंगे। मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। हाँ जी, आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना डिफरेंस बिटवीन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, आपने इकोनॉमिस्ट तो पॉइंट ऑफ मैंने व्यू से ये भी कहा बताया था था कि ये वैसे काम भी। सिंपल, बल्कि वो भी आप देखें तो इकोनॉमिक्स के व्यू में मेरा मतलब ये था कि एक सिंपल स्टूडेंट से आप पूछेंगे क्या फर्क है तो वो यही कहेंगे कि बात भी यही है कि वो ट्रेड करती है ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में ट्रेड नहीं होती। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो फर्क है वो ये है कि ओपन इकोनॉमी में ये कंपल्शन नहीं है कि जो प्रोड्यूस किया आप टोटल सिर्फ उतना ही कंज्यूम करें, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी में आपके लिए कंजम्पशन है, सॉरी कंपल्शन है कि आपने जो प्रोड्यूस किया आप उससे एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन ओपन इकोनॉमी में कंपल्शन नहीं है, यू कैन कंज्यूम मोर देन योर प्रोडक्शन और यू कैन कंज्यूम लेस देन योर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट विच लेफ्ट ओवर। तो ओके ये एक फर्क है कि नॉर्मली जो है कि ओपन और क्लोज इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी वाले जो होते हैं वो अपनी कंजम्पशन पे प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते होते, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज जो हुआ है। इधर एक पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बुक से पढ़ के आए, पेज नंबर आपकी बुक पे कहाँ पे दिया हुआ है, द इफेक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। ये चूंकि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कंट्रीज ये पॉलिसीज यूज करते हैं, तो इसमें कम से कम इस ऑथर का व्यू पॉइंट ये है कि आप जब भी अपनी एक्सपोर्ट्स को या ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट्स कम हो, तो अगर आप इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या जिस तरह आप करंट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है कि जैसे फॉरेन इंपोर्टेड कार्स हैं और इसके अलावा क्या है सिगरेट वगैरह, इन पे तो खैर टैक्स लगाने की और पर्पस भी हो सकती है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप बैन कर देते हैं इंपोर्टेड गुड्स को, पे नंबर 161 है और पे नंबर 160 से शुरू हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम होता है या नहीं होता है, ये आपने कल पढ़ के आना। और कोई क्वेश्चन बच्चों?